अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बल्ला रहे ना रहे बल्लेबाज तो जमकर खेलेगा, ये फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से 8 फरवरी को इलेक्शन के मैदान में उतरेगी, ये फैसला उनकी जानिब से कर दिया गया है। अपने जितने भी उनके पार्टी मेंबरान हैं उनको टिकट्स उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की जारी कर दी है। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से यह ऐलान उस वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान को लेकर समाअत चल रही थी। बैरिस्टर अली जफर अपने दलाइल सम अप कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया कि किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इतनी माइक्रो लेवल पर स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और फिर ये भी कि बल्ले का निशान छीनना ना सिर्फ पीटीआई के फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है जो कि आर्टिकल 17 इंश्योर करता है, बल्कि ये फैसला पीटीआई के सपोर्टर्स को भी डिसएनफ्रेंचाइज कर देगा। फिर ये भी कहा उन्होंने कि सिर्फ इस वजह से कि एक शख्स को नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले, यानी अकबर एज़ बाबर की वो बात कर रहे थे, तो एक शख्स की वजह से पूरी पार्टी डिसफंक्शनल नहीं की जा सकती, बड़ा डिसप्रोपोर्शनेट लगेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से इस मौके पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर सवालात भी सामने आए और उन्होंने यही कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुए हों तो फिर निशान भी मिल जाएगा। तो ये ऊँट किस करवट बैठता है ये कुछ देर में पता चल जाएगा, मगर पीटीआई के प्लान बी में कितना है इसी पर बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुस साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमें आज स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर 92 न्यूज़ साकिब बशीर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, पीटीआई नजरियाती के टिकट्स तो जारी कर दिए हैं पीटीआई ने, लेकिन अभी हम देख रहे थे स्टेटमेंट सामने आई है चेयरमैन जो है पीटीआई नजरियाती के अख्तर इकबाल डार साहब, और वो ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई वाले तो सारे करप्ट हैं, बैरिस्टर गौहर भी करप्ट हैं, तो मैं तो इनसे बात नहीं कर सकता। क्या कैसे होगा फिर ये? अगर तो डार साहब पे उनको यकीन नहीं है तो फिर तो बात करने की जरूरत नहीं थी। कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी पर्दादारी है। सबसे पहले तो ये देखिए रामीन कि क्या पीटीआई को, गौहर साहब को और इमरान खान साहब को ये यकीन हो गया है कि बल्ला उनसे वाकई छिन गया है और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि जी बल्ला आपको नहीं मिल सकता इसलिए कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए और वो डेक्लेरेशन और वो फलाना फलाना। क्या उनको यकीन हो गया है? मुझे लगता है कि उनको यकीन हो गया है, वरना ये बी प्लान, जो प्लान बी की आप बात कर रही है ना, ये आदमी का साइड पे होता है। पहले वो आने तो दे फैसला। अब ये कि उन्होंने किस बेसिस पे ये फैसला कर लिया, डेडलाइन थी टिकट्स को हासिल करने की उम्मीदवारों के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल रामीन, इंडिपेंडेंटली भी तो वो ये नहीं लड़ सकते थे ना, तो ये नजरियाती ही क्यों? तो मैं आपको 4 बयानात बताता हूं जिससे कि उनको ये तकरीबन यकीन हो गया है कि फैसला उनके हक में नहीं आएगा। अच्छा। और ये चारों बयानात सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, मुलाजा फरमाइएगा। पहला रिमार्क है कि एक कागज दिखाकर आप नहीं कह सकते कि इंतखाबात हो गए। इसका क्या मतलब है? दूसरा एक आई बात यानी सुप्रीम कोर्ट से कि पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो इन्होंने इशारा किया कि आपने ये जो इलेक्शन इस तरह से कराए हैं वो एक गुमनाम से गांव में जाके क्रिकेट ग्राउंड पे वो ठीक नहीं किया आपने वो प्रोसेस। और दूसरा इसके अंदर पहलू छुपा हुआ ये है, दूसरा छुपा हुआ पहलू ये है कि जो आपने साइंटिफिक किस्म का, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का अपना ही बनाया है तरीका, जो कि पीटीआई का अपना मखसूस है, उसकी जरूरत क्या थी? सादा और सिंपल क्यों नहीं किया? तीसरा बयान सुनिए, आप पार्टी इंतखाबात से इतने घबरा क्यों रहे हैं? चौथा बयान सुनिए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं लेकिन आप अपने अरकान को और मेंबरान को तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। अच्छा, इससे क्या पता लगा कि कुछ शवाहिद आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ बी प्लान जो है, चूंकि टाइम आपने जिस तरह बताया खत्म हो रहा था तो ऐलान कर दिया। तो वो जो एक है ना कि हम आखिर में आके नजरियाती हो जाते हैं, तो खान साहब भी लगता है कि नजरियाती हो गए। अब ये है कि क्या बल्ले की जो अफादियत थी वो बैट्समैन या बल्लेबाज दूर कर सकेगा कि नहीं? इसका साफ साफ जवाब है कि बिल्कुल नहीं। बल्ले का नेमुल बदल जो है वो बल्लेबाज नहीं हो सकता। याद रहे कि जो पीटीआई की अपनी साख्त है, जो हैयत है, जो उसकी हैयत कज़ाई है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा अगर बल्ला इनको नहीं मिला। ये है कि ये जल्दी में एक इंतजाम किया है उन्होंने, ठीक है। अब इस इंतजाम में उनके पास चारा कोई नहीं था, क्योंकि आजाद लड़ने की उनमें यानी इस वक्त ताकत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी बड़ी कॉमन केरियां हैं कि आजाद लड़ेंगे फिर इकट्ठे कैसे होंगे, फिर वो जो इनकी मखसूस सीटें होती है किसी पार्टी की वो इनसे छीन जाएंगी, काफी कुछ नुकसान होगा। अब इसमें इस वक्त की आखिरी बात, मुझे ये देखना है ये जो हो रहा है ना सारा कुछ हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो देख रहा हूं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो कानून समझ रहा है।
सही। इसके अलावा मुझे इसका कोई फायदा नजर इसलिए नहीं आ रहा कि वो साफ साफ नजर आ रहा है कि चीजें किस तरफ लेके जाई जा रही हैं। मुझे ये यानी आपसे और आपके लाखों नाजरीन से ये पूछना है कि अगर इलेक्शन कराने की तारीख से लेकर इंतखाबी निशान अलॉट करने तक फैसले सारे सुप्रीम कोर्ट ने ही करने हैं, तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये सारा साल किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि आने वाली नेशनल असेंबली, जब इलेक्शन होंगे, नेशनल असेंबली आएगी, वहां पे वजीर आजम एक नॉमिनेट किया जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि कोई आदमी पार्लियामेंट से उठ के आकेगा जी ये वजीर आजम ठीक नहीं बने? और इसी तरह की लाइव ट्रांसमिशन हो रही होगी कि देखते हैं कि ये नाम जो है ठीक तरह से किया गया कि नहीं, इसमें किसी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारी, ये खिलाफ इस्लाम तो नहीं है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपने अगर सारे ही फैसले सुप्रीम कोर्ट में करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला अभी से ही कर लेना है। गुजारिश यह है कि वो कर लें। और वो फैसला क्या है? वो फैसला यह है कि सारे केसेस काइंडली आप ना लीजिए, आप ये भी फैसला करें कि कौन सा केस लेना है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में, अदालती जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं, कहीं हम मुकन्नना की यानी कि जो आपके लेजिस्लेचर्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में तो नहीं जा रहे, कहीं हम एग्जेक्टिव्स की जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जुरिस्डिक्शन में तो नहीं जा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त ये है कि बाकी फैसले तो आप कर रहे हैं, काइंडली ये फैसला भी कर लीजिए कि कौन से केसेस नहीं लेने और कौन से फैसले नहीं करने। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो नजरियाती बनने का है, नजरियाती के जमात से इलेक्शन लड़ने का जो फैसला अब कर लिया गया है पीटीआई की तरफ से, ये क्यों किया गया? क्या वक्त की किल्लत थी, जैसे कि डेडलाइन थी आज, उसकी वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा, या उनको फिर ऐसी हिंट्स मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको रिलीफ ना मिल सके? और नजरियाती ही क्यों, इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं इलेक्शन में जा सकते थे? ये बेहतर होता, या फिर ये बेहतर है कि कोई एक इंतखाबी निशान मिले एक पार्टी से और उस पर सारे कैंडिडेट्स लड़ें? अच्छा, ये जो पीटीआई ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया ना, इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है। अच्छा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो किसी दूसरी जमात के आके निशान मांगेगा या देगा तो वो धोखा होगा और उसको हम नहीं कबूल करेंगे। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जो अमेरिका ने शुरू की थी किसी ज़माने में, तो वो यहाँ तक पहुँच गया सिलसिला कि अब यहाँ पाकिस्तान में सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन ने वो काम शुरू कर दिया। तो उसमें जो बुनियादी मसला आज़ाद लड़ने का कोई इशू नहीं है, नजम साकिब साहब ने पॉइंट आउट किया। उसमें मसला वही है, 227 सीटें पूरे पाकिस्तान की बनती हैं, सूबाई और कौमी असम्बली की रिजर्व सीट्स। वो जब पार्टी सिंबल पे आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके किसी पार्टी के तहत उसकी रेशो के हिसाब से वो आपको डिवाइड होती हैं। तो अगर आप पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे, 70 सीटें कौमी असम्बली की, अगर आप पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे और आपसे आज़ाद के तौर पे 100 सीटें जीत जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको तकरीबन 35 से 38 सीटें मिल सकती हैं उसमें से। लेकिन आप आज़ाद जीते हैं इसलिए आपको एक सीट भी नहीं मिलेगी उसमें से। आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उस पार्टी को फिर वो सीटें वो उसके हिस्से में चली जाएंगी, उस रेशो से चली जाएंगी। अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। वो सर्टेन पीरियड होता है, आपने ज्वाइन करनी होती है पार्टी ओथ उठाने के बाद या कौमी असम्बली का मेंबर बनने के बाद। तो ये उसकी वजह से वो आज़ाद उनके लिए बहुत मुश्किल है। फिर उसके लिए जो हमारी जो आप एक कह ले के जो वोटर है उसकी जो शनाख्त वो करता है पार्टी को, ठीक है उसकी लीडरशिप भी है, सब कुछ है, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हो गया है, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ एक हाथ हुआ था। जब उनको तीर का निशान मिला तो उनके उन हलकों में जहां पे वो ज्यादा पॉपुलर थे, मोस्टली कैंडिडेट्स को पेंसिल का निशान भी दे दिया गया। अच्छा। अब तीर और पेंसिल में फर्क करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उनके बहुत से वोट उसमें जाया हो गए। वो पेंसिल पे लोग जो उनके वोटर थे वो पेंसिल पे। तो इस तरह से जो हमारे वोटर हैं, मैं ये नहीं कह रहा जाहिल है, लेकिन ये शनाख्त और ये इस किस्म की लिटरेसी, शनाख्त के हवाले से, निशान के हवाले से वो थोड़ी सी आड़े आती है। जहां तक मैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों कह रहा हूं इसकी पीटीआई की, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिलना चाहिए तो फिर कोई मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसमें यह भी फैसला कर सकती है कि इनकी टिकटें वसूल की जाए। अच्छा। चाहे टाइम गुजर जाए, वो डायरेक्शन दे सकती है इलेक्शन कमीशन को। अगर बल्ले का, क्योंकि जब केस फाइल हुआ है उस वक्त तक तो डेडलाइन खत्म नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट करती रही है, इस किस्म की चीजें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है।
फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि अभी हमारे सामने ये केस नहीं है, शायद कि किसी स्टेज पे आए रिजर्व सीट्स वाला, वो जब पॉइंट उठाया गया कि हमारी रिजर्व सीट चली जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि किसी स्टेज पे ये आएगा तो फिर हम देखेंगे इसको। इसका मतलब है कि उनके जहन में है कि अगर ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, इनको फोर्स कर दिया जाता है उस हद तक कि ये निशान पे ना लड़ सके, तो फिर उसके हवाले से जब ये दोबारा किसी वक्त केस उसका आता है, कितनी सीटें जीती हैं उस हिसाब से वो क्लेम करते हैं, तो वो फिर उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी मसला आ जाता है वहीं पे जो हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, किसी असूल, कानून या किसी नजरिए की बुनियाद पे चीजें डिसाइड नहीं हो रही। हमारे पाकिस्तान में भले इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, दूसरे इदारे हो, वो एक सर्टन गिवन सर्कमस्टांसिस में क्या रिक्वायर्ड है उस हिसाब से चीज़ें तय होती हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उस वक्त जो उनको चैलेंज किया गया उनके टेक ओवर को, जफर अली शाह साहब ने किया था, तो वो उसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया तो एक ऐसी चीज भी कर दी जो प्रेयर ही नहीं थी उनकी। जनरल मुशर्रफ या उसके वकीलों ने, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब थे, उन्होंने मांगा ही नहीं था, उन्होंने उनको आईनी तरमीम की भी इजाजत दे दी। तो वो रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट में इस किस्म के फैसले हो जाते हैं। अभी रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए हैं, इससे पहले इतनी पार्टियां उसके सामने से गुजरी हैं। अभी 20,000 जुर्माना करके एक पार्टी को निशान दे दिया गया, पीटीआई को भी दे दो, भी उसको 50,000 ले लो या 2 लाख ले लो उससे। तो ये जो फैसले हैं ना, कभी किसी किस्म के कभी किसी किस्म के, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं और किसी असूल जो नज़ीरें बनती हैं, जो एक कह लें कि कंसिस्टेंट नहीं है। हमारी हायर जुडिशरी भी अफसोस के साथ और लोअर जुडिशरी भी 63A1 के तहत जो फैसला आया वो डिस्क्वालिफिकेशन, उनके वोट ना गिनने का पंजाब असेंबली में, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है यकीनन, लेकिन उस पर बड़ी रिजर्वेशन है लोगों की कि ये गलत फैसला हुआ है। अभी चीफ जस्टिस साहब भी उसका हवाला दे रहे थे। और अभी इसी तरह से जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ शहबाज शरीफ साहब का, तो उन लोगों ने जो नहीं वोट डाल सकते थे 63(1)F के तहत, उन्होंने 1A के तहत वो उन्होंने डाले, वो गिने गए। तो ये हमारी जो इनकंसिस्टेंट जो कह ले कि ये भी लेजिस्लेशन ही होती है। जब आप प्रेसिडेंट्स आती है, नज़ीरें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो तशरीह की जाती है आइन की, उसमें कानून साजी ही उसको वो एक वन ऑफ द वे ऑफ लेजिस्लेशन ये होता है, जहाँ हमारी कस्टम्स हैं, रवायात हैं, रसूम है, कानून है, आइन है, ये भी एक हिस्सा है उसका, उस प्रोसेस का, कानून साजी के। तो वो हमारी कंसिस्टेंट नहीं है। कभी हम इस तरफ निकल जाते हैं, कभी हम उस तरफ निकल जाते हैं। हम सीधी लाइन पे, वो सिराते मुस्तकीम जिसको कहते हैं ना, जो आइन की मंशा है, जो आइन में रिक्वायर्ड है, जो दुनिया भर में आइन, जमहूरियत और जो असूल है जमहूरियत के, उसके मुताबिक चलती है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसमें इवन हैंडेडली जब आप डील करेंगे, कोई भी इदारा, पार्लियामेंट हो, सेनेट के इलेक्शन हमने देखे, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन देखे, आज फिर काजी फायज साहब ने संजरानी साहब के इंतखाब के हवाले से प्रेसिडेंट निकाल के अली जफर साहब को पेश की कि इस केस में आपने प्लीड किया था, उसमें आपके आर्गूमेंट और थे, आज आप बिल्कुल उल्टा आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो ये मसाइल हमारे यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है। जब वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो इस किस्म के मसाइल ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की जब हम बात करते हैं तो इंतखाबी निशान के हवाले से उनकी जो इख्तियारात है, आती है आपकी तरफ। साकिब, आप क्योंकि इसको जरा देखते रहे हैं, ज़ाहिर करीब से देख रहे हैं, आज जो हमने समात देखी, ज़ाहिर उसमें हमें ये लगा कि कुछ ओवरलैपिंग भी चीज़ें आ गई, बड़ी हैपनिंग थी। बल्ले से शुरू हुए, फिर बैरिस्टर गौहर के घर पर जिस तरह से जो सिचुएशन हुई वो भी नोटिस में आ गई चीज़। ओवरऑल रुझान क्या नजर आया जस्टिस काजी फायज ईसा का? क्या वो इस चीज़ को ज़्यादा देख रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या ठीक हुए हैं पार्टी के या नहीं हुए? बताइएगा ज़रा इस हवाले से। इस केस में जो अदालत है उसने अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया। अगर बात की जाए ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स की, तो वो दोनों तरफ के मौजूद हैं कि अदालत बल्ले का निशान दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती। जो सवालात बैरिस्टर अली जफर से किए गए वो बड़े रेलेवेंट थे, बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सवालात हम इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी हो। उन्होंने कहा हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन आपका हुआ है या नहीं हुआ। ये एक सोल जो है वो क्वेश्चन था जिसके इर्द गिर्द जो है वो पूरी प्रोसीडिंग्स आज की जो है वो घूमती रही है। एक चीज जिसपे जो चीफ जस्टिस ने बार बार पूछा कि अनअपोज्ड आप कैसे हो गए और बगैर कोई एक वोट डाले भी आप जो है वो कैसे आप जो है वो इलेक्ट हो गए हैं।
तो इस पर जो अली जफर है, बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने जो दलील पेश की, मेरा ख्याल है उसका वो जवाब था कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के भी लोग अनअपोज्ड हुए या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी अनअपोज्ड जो है वो जितने भी ओहदेदार हैं वो इलेक्ट हुए हैं, मुंतखब उनको किया गया है। फिर इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा कि जो आपके 14 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें जो अकबर एस बाबर भी हैं, तो वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो आपने क्यों नहीं उनको फैसिलिटेट किया? तो वहां पे फिर अली जफर ने कहा कि वो हमारे मेंबर ही नहीं है। फिर ये बहस आई कि वो फाउंडिंग मेंबर है अकबर एस बाबर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। फिर एक क्वेश्चन आया कि जो कागजात नामजदगी जमा होने थे वो पूरे पैनल के होने थे, मतलब अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ना चाह रहा है सिर्फ सेक्रेटरी जनरल का, वो नहीं लड़ सकता पीटीआई के आइन के मुताबिक। तो उन्होंने कहा पूरे पैनल के देने थे, तो इन्होंने पैनल ना तब दिया ना अब दिया। फिर एक क्वेश्चन आया कि आपने पेशावर में ही, पेशावर हाई कोर्ट में मामला चैलेंज किया और पेशावर के एक नवाही इलाके में आप चले गए इलेक्शन कराने। वहां पे फिर जो हामिद खान है और बैरिस्टर अली जफर ने ये कहा कि हमें सिक्योरिटी के मसाइल थे और इसकी वजह से हम जो है वो वहां पे गए हैं। अभी दूसरी तरफ जो है उसको सुना जाना जो है वो बाकी है। कबल अज वक्त है कि पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। टेक्निकलिटीज बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हम उनमें जो है वो नहीं जा रहे। एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये पीटीआई नजरियाती के हवाले से अभी जो इलेक्शन कमीशन का मामला आया कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में उनको रोक दिया कि आरओज उनको कलेक्ट नहीं करेंगे, कि जो कोई भी उम्मीदवार है वो इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर नहीं कर सकता कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है तो दूसरा वो निशान जो है वो जमा करवा दे। बड़ा हंगामी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन समेत 4 मेंबरान मतलब 5 लोगों ने यह हंगामी बुनियादों पर तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर तो पीटीआई के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी जब नॉमिनेशन जमा कराए उन्होंने वहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी जाहिर नहीं की और अभी जो है वो नजरियाती का टिकट जमा करवाएंगे तो वो तो शायद एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने अपना उम्मीदवार जो है वो पीटीआई का लिखा, पीटीआई पार्टी लिखा, तो उसमें फिर इशू आ जाएगा जो इलेक्शन कमीशन का ये खबरें भी थी ना कि 2 टिकट्स दिए गए हैं, एक ब्लैंक था शायद गालिबन, जरा मुझे करेक्ट कीजिएगा, और एक पीटीआई का था, तो जमा पीटीआई वाले करवाए गए थे। इस हवाले से थोड़ा अगर बता सकें आप। बिल्कुल 2 किस्म के टिकट जारी किए गए थे, ये जराए कहते हैं, एक पीटीआई मतलब बल्ले के निशान का और दूसरा पीटीआई नजरियाती बल्लेबाज का। तो अब उनको तवक्को थी कि यार सुप्रीम कोर्ट शायद आज कोई जजमेंट दे दे या कोई ऐसी सूरत हाल जो है बन जाए और सुप्रीम कोर्ट से बल्ला जो है मिल जाए। तो जब सूरत हाल अभी आगे चल रही थी तो तकरीबन 3 बजे पीटीआई की जानिब से बाकायदा तौर पर मुल्क भर में एक पैगाम जो है भेजा गया सबको कि जो बल्लेबाज के हमने टिकट दिए हुए हैं पीटीआई के उम्मीदवारों को वो सारे जो है वो आरओज में जमा करवा दें, और उसके बाद ये सारे जो है वो लोग मुख्तलिफ जगहों पे जमा करवाने गए हैं। अच्छा साकिब, आज जब अदालती कार्रवाई चल रही थी तो जाहिर है कि इंट्रा पार्टी पर तो सवालात उठे कि वो तरीक़ाकार ठीक था या नहीं था, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर भी सवालात उठे? क्योंकि पीटीआई मुसलसल ये प्ली करती रही है कि इतनी माइक्रो लेवल पर जाकर स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो इस पर भी कोई बात हुई? इस पर क्या रिमार्क्स आए जस्टिस काजी फैज़ ईसा के या पूरे बेंच के? एक तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है इस मामले में कि इलेक्शन कमीशन पर जो पीटीआई की जानिब से इतराजात हैं वो दुरुस्त नहीं है, कि वो देख नहीं सकता। इसके हवाले से कल भी और आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने का एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है, और अगर वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन करते हैं या कोई ऐसी चीज होती है तो आपने उसको क्लियर करना है। और पीटीआई के हवाले से यह भी था कि ये चीफ जस्टिस ने कहा हमने ये मामला भी देखना है कि क्या अभी आपके साथ ये मामला तो नहीं हो रहा। फिर जब इलेक्शन कमीशन से तफसीलात पता की गई तो उन्होंने कहा जब पीटीआई हुकूमत में थी तब से लेकर अब तक ये सिलसिला चल रहा है। तब इनको कहा गया था जब कोरोना था उसमें कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, कोरोना की वजह से उन्होंने डिले किया, फिर दूसरी दफा इलेक्शन हुए जून में 2023 में, फिर आगे बढ़ा, फिर अभी जो है वो इलेक्शन दोबारा तीसरी दफा जो है वो इनको कहा गया अभी इलेक्शन इन्होंने करवाए हैं। लेकिन उसमें जो बज़ाहिर ये भी एक बड़ी क्लियर चीज नजर आई कि पीटीआई के सारे वकला थे जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहे थे, देख रहे थे, बल्कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नियाजुल्लाह नियाजी वो पीटीआई के भी और वकील भी हैं, बड़े सीनियर वकील हैं। उसके बावजूद जो कागजों का मुंह भरना था या फाइलों का मुंह भरना था, अगरचे अनअपोज्ड हो रहे थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी तरह ही करती हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन था कि आपने इलेक्शन कंडक्ट किस तरह कराना है, और दूसरी तरफ उनका फाइल पूरी उन्होंने करनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ऐन मुताबिक सारी चीजें हों, ताकि अगर कल कोई इतराज आए तो उस इतराज का जवाब दिया जा सके। तो आज जो इतराजात आए काफी ऐसे इतराजात थे हैं
जिनके जवाबात जो है वो पीटीआई के लीगल टीम के पास नहीं थे। जी, बड़ी मुश्किल सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है पीटीआई की, क्योंकि बल्ले के निशान पर नाजरीन समात तो है, लेकिन जो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई पीटीआई की जानिब से नज़रियाती के टिकट्स के हवाले से, उसको भी ईसीपी ने इस वक्त उड़ा दिया है। मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पीटीआई के लिए बढ़ती हुई मुश्किलात हैं, एक के बाद एक प्लान बी प्लान सी तो सामने आ रहा है पीटीआई का, मगर ऐसा मालूम हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी तमाम प्लान्स के जवाब रद्द-ए-अमल सोच कर बैठा हुआ है, प्लान करके बैठा हुआ है। और अभी जो ये खबर सामने आई कि पीटीआई की जानिब से पीटीआई नज़रियाती के टिकट्स जारी किए गए हैं अपने उम्मीदवारों को, उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बाकायदा हुक्मनामा जारी हुआ है और उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि उम्मीदवार कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे अगर वो ऐसा करते हैं और इलेक्शन कमीशन को धोखा दे रहे हैं, लिहाजा ऐसी आने वाली कोई भी दरखास्त रिजेक्ट कर दी जाए। राव खालिद साहब, कितनी अब मुश्किल सिचुएशन है और क्या अब इसके जवाब में कोई प्लान सी भी हो सकता है या अब इंडिपेंडेंटली ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा पीटीआई के लिए? देखिए, ये पीटीआई के इंतखाबात हो, निशानात का मसला हो, तो मुझे बड़ा मेरे जहन में वो मंजर घूम रहा है। गाँव में हम जाते थे अपने ननिहाल, तो बहुत बड़ा सहन था, कच्चा सहन था, तो वो जब झाड़ू कर फेरना होता था ना, तो पहले पानी छिड़कते थे कि जब झाड़ू फेरे तो मिट्टी ना उड़े। तो ये मुझे इस किस्म का सीन मेरे जहन में आता है कि ये छिड़काव हो रहा है ताकि जब झाड़ू फेरा जाए तो फिर वो ज्यादा गर्दो गुबार ना उड़े और ज्यादा कोई शोर शराबा ना हो। तो वो कानूनी तौर पे या जिस तरह भी बहरहाल वो एक तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है। देखिए, मैं साकिब बशीर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक तो हंगामी इजलास वो इट्स सेल्फ एविडेंट है कि जो मैंने प्रीएम्प्टिव की बात की थी, तो इसका मतलब है कि वो उनको अभी पता चला कि ये तो काम दूसरी तरफ चला गया, तो आज उन्होंने फैसला किया। ये अगर ये कानूनी और आईनी बात थी तो ये पहले भी फैसला हो सकता था कि वो कहते थे किस तरह से। अच्छा, इसकी अब आगे हम आगे चलते हैं नताइज पे। जैसे साकिब बशीर ने कहा कि अगर आपने नॉमिनेशन पेपर पे लिख दिया कि मैं इस जमात से इलेक्शन लड़ूंगा, इसका मतलब है अगर तहरीक इंसाफ को निशान नहीं मिलता तो वो फिर आज़ाद भी नहीं लड़ सकते। ये तो फिर वो झाड़ू ही फिर गया उनका तो सारा फिर जिसने लिखा है। तो वो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये चैलेंज होगा, ये फैसला भी चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन का। अच्छा। और उसका नतीजा अब क्या निकल रहा है, जो एक अमूमी बात इन सारी चीज़ों पे हो रही है, वो ये हो रही है कि ये पहले इलेक्शन है, पहले इलेक्शन होते थे, बाद में कंट्रोवर्सी आती थी। ये ऐसे इलेक्शन है जो होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। तो इसके नतीजे में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो हमें दुआ भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और सारा जो स्टेट मशीनरी है वो भी कोशिश करेगी कि इसके नतीजे में जो एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए, एक सियासी इस्तेहकाम का, एक जमहूरी इस्तेहकाम का, वो फिर नहीं पैदा हो पाएगा। तो इसका मतलब है हम एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जिसके नुकसानात शायद हम ज़्यादा कर बैठे बजाय फ़ायदे के। इसलिए मेरे ख्याल से इन मामलात के ऊपर जो जितने भी मुतल्लका जो इसके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो फैसला साज है, उनको इन सारे मामलात को देखने की ज़रूरत है। बशमूल सुप्रीम कोर्ट, उसका तो सबसे अहम किरदार है इस वक्त कि वो, क्योंकि उन्होंने कह ले कि एक तरह से इंश्योर किया है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन कराए, वरना शायद 8 फरवरी को भी ना होते। तो वो नज़र भी रखे हुए हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, और अब स्मूथ इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन या पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हवाले से एक मयारी इलेक्शन जो होते हैं हमारे जो स्टैंडर्ड से, वही हो जाए। तो वो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा उसमें जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जिस किस्म की सिचुएशन डे बाई डे पैदा होती चली जा रही है, जैसे बैरिस्टर गौहर के अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश थे, उस वक्त उनके घर जाना, तो वो किस किस्म के सिग्नलिंग ये हो रही है कि उनको पता है, सारा जहान देख रहा है लाइव कि बैरिस्टर गौहर कहाँ खड़े हैं, और उनके घर गलती से जाके वो कह रहे हैं गलती हुई होगी, लेकिन गलती से उनके घर घुस जाना जाके, तो ये इन्वायरमेंट को कोई विशिएट जो कहते हैं ख़राब करने की एक कोशिश की जा रही है, जो मेरा ख्याल है इलेक्शन के लिए इनेकाद के लिए बेहतर नहीं है।
और जो एक मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो शरारत जो सेनेट में हुई थी वो कब साजिश बन जाए, इसलिए उसको उसकी बेखनी करनी चाहिए कि क्या नेप द इविल इन द बड, वो करना चाहिए। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसके परपुर से निकलने शुरू हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है तमाम फैसला साजों को इसको बड़े गौर से देखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि 8 फरवरी के इलेक्शन हो और अच्छे तरीके से हो। जी नजमुल साकिब साहब, एज ऑफ नाउ बल्ला भी गया, बल्लेबाज भी गया, तो फील्ड में क्या बचा है पीटीआई के लिए? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई से मसला क्या है? अच्छा। क्योंकि हम देखते हैं जो ही कोई उनको थोड़ा सा रिलीफ अदालतें देती हैं तो ये पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनको रिलीफ मिलता है, ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से अभी बात चल ही रही है। तो जो जो उनके प्लान बी हैं सी हैं उनका ये तदारुक करते चले जा रहे हैं। बाबा आपको पीटीआई से मसला क्या है? जब ये सवाल सामने आता है कि ईसीपी का इस वक्त फोकस ही ये क्यों है कि इमरान खान इलेक्शन में ना लड़ें, पीटीआई इलेक्शन एज बल्ले के साथ ना लड़े, वजह क्या है? और ये वजह मुझे तो नहीं पता। और उसमें ये है कि अगर आपने टॉम एंड जेरी का भी देखा है, और हर एक ने, हम में से हर एक ने टॉम एंड जेरी तो देखा ही होगा, ये जो सारा कुछ हो रहा है ना टीवी पे, और ये ईसीपी कर रहा है और ये फलां हो रहा है और बल्ला छिन गया, बल्ला मिल गया, आप इसकी बजाय टॉम एंड जेरी देख लीजिए। और उसकी को 3-4 जब आप देखेंगे ना उसकी, यानी वो जो उसकी होती हैं किस्तें, तो आपको पता लगेगा कि ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि हर दफा ये चूहा निकल क्यों जाता है, ये जेरी जो है ये निकल क्यों जाता है, और हर दफा टॉम ही को क्यों मुसीबत पड़ती है। ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। अच्छा। एक बात अभी प्रोग्राम में हुई कि वो जनरल मुशर्रफ के जमाने की बात हुई, राव साहब ने जिक्र किया कि कभी कभी अदालतें ऐसा भी रिलीफ दे देती हैं जो कि मांगा ही नहीं होता। ठीक है। उसमें अदालतें तो जंगल की बादशाहें जी, वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन उसका रीजन एक ये भी होता है कि हर प्रेयर जो होती है ना रामीन, उसके आखिर में ये एक फिक्रा, स्टैंडर्डाइज फिक्रा है जो लिखा होता है कि एनी अदर रिलीफ दैट द ऑनरेबल कोर्ट मे डीम अप्रोप्रिएट मे आल्सो बी गिवन। कुछ इस तरह का होता है कि अगर कोर्ट चाहे तो हमारी जो प्रेयर है उसके अलावा जो वो मुनासिब समझते हैं वो रिलीफ हमें दें। तो हो सकता है कि वो जो आइन बदलने का या 1-2 बातें थी उन्होंने की हों। क्या इस तरह की बात इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है उधर तो हक नहीं मिल रहा? मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में किसी से पूछें कि पीटीआई का इंतखाबी निशान क्या है, वो कहेंगे बल्ला। तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट है जो कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद इरशाद फरमाया कि ये तो उनका बुनियादी हक है। अब ये कि अगर आप बुनियादी हकूक ही छीन रहे हैं, और छीन कौन रहा है? दूसरी तरफ जो बड़ी पार्टीज हैं वो तो खुल के कह रही हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है, नून कह रही है, भाई इनको दें बल्ला, इनको मैदान जो है वो दा गज दा मैदान दे, आए ना मुकाबला करें, लड़ाई करते हैं। असली मसला जो है वो पार्टियों को एक और भी पड़ा हुआ है। अब ये सेनेट के यानी जिस सेकंड रेजोल्यूशन की बात हो रही है उसमें भी एक हैरानकुन सूरत हाल है। आप कह रहे हैं मसल पीपीपी जो है वो जो और ये जो पीटीआई और जमात इस्लामी ये कह रहे हैं जी सेनेट का ये जो एक सेशन है उसकी रिक्विजिशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक हिदायतुल्लाह साहब हैं, एक इंडिपेंडेंट, मेरा ख्याल हिदायतुल्लाह उनका नाम है, उन्होंने कह दिया कि जी 3 महीने की ताखीर होनी चाहिए, रेजोल्यूशन दे दिया है। तो रामीन सवाल यहां यह है कि अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके के सेनेटर सेनेट में मौजूद हैं वो एक रेजोल्यूशन ये क्यों नहीं पेश कर दिया अभी तक उन्होंने कि 8 फरवरी को ही होंगे? तो मुझे तो ये सारी की सारी खेड़ लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं पे 2-3 फैसले हो चुके हैं और उन फैसलों की तरफ निशानदही जो है हमारे इसी जेरे बहस प्रोग्राम में पिछले 4 महीनों के आप देख लें, उसमें जगह जगह आपको नजर आएगा कि कुछ 2-3 फैसले हो चुके हैं। उनमें से एक फैसला जो है वो इलेक्शन के बारे में, निगरान हुकूमत की पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के बारे में, SIFC के बारे में, और जो पॉलिसीज डिसीजन लिए जा चुके हैं पिछले 3-4 महीनों में उनकी कंटिन्यूटी की बात है। बॉटम लाइन ये है कि कुछ फैसले हो चुके हैं, उसके सिर्फ नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। और होता यह कि जब कोई फैसला हो जाता है ना तो उसके बाद रास्ते कैसे हमवार होने हैं, अदालतों से क्या फैसले आने हैं,
एग्जीक्यूटिव्स क्या फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी हुई है, वो कहां से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो तो फेयर रहे भाई, वो कम से कम फेयर आप रहें, आपका तो काम है इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराना, आप फेयर ही नहीं रह रहे, एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है उनकी गलतियां हैं, ठीक है वो 9 मई हुआ, 10 मई हुआ, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, तो अदालत में उनको फैसला करने देना, इलेक्शन लड़ने दें। और फिर जब हम ये देखते हैं कि एएनपी के बारे में ये फैसला आज ही हमारे सामने आया है कि जी वो जुर्माना अदा करके तो आपको निशान मिल गया, फिर साथ ही ये आया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने कराने हैं तो ये जनरल इलेक्शन होने दें, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसके बाद आप करा लीजिएगा। पीटीआई के बारे में इस तरह का फैसला क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, इस तरह के कुछ सवालात ऐसे हैं जो मुझे ये बताते हैं कि मुझे वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। इस मैडनेस में, इस पागलपन में कोई मेथड है जो चल रहा है, समझ नहीं आ रही लेकिन समझ भी आ रही है। और घन चक्कर अल्टीमेटली आवाम ही बन रही है। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ाहिर हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही है, पीटीआई के हवाले से फैसला भी आ जाएगा, इस पर भी बात करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक 2 सीनियर जजेस के इस्तीफे आए गुज़िश्ता हफ्ते, जिससे एक भौचाल बरपा हो गया और इसे कानूनदान अनप्रेसिडेंटेड कहते रहे। खासतौर पर एक ऐसे जज का मुस्ताफ़ी हो जाना जिन्होंने कुछ ही महीनों बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना था, यानी जस्टिस एजाजुल हसन साहब। इससे कबल मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी मुस्ताफ़ी हो जाते हैं जब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हुई। नाज़रीन, कई सवालात खड़े हुए। क्या जजेस पर किसी किस्म का कोई दबाव था? क्या उनको रेफरेंसेस का खौफ था? और क्या बेहतर ना होता कि वो इन इल्ज़ामात के रेफरेंसेस का सामना करते, जैसे कि जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने दौर में किया, और सुरखरू हो जाते? या फिर अदलिया में तकसीम इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि इस्तीफों तक बात पहुंच गई? इसी पर बात करेंगे। नजमू साकिब साहब, ये क्या हुआ? हुआ ये कि एक बहस शुरू हो गई जो कि मेरे ख्याल में किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगी कि इन जजेस, दोनों जजेस हजरात ने आखिर ये इस टाइम पे ही इस्तीफे क्यों दिए। देखिए, अगर तो कोई उसूलों पे बात थी तो दोनों जज हजरात के उसूल इसमें नजर नहीं आते। ठीक है, क्या कोई माजी का फैसला था जो कि आप देख नहीं सकते थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहा है और उस पर आपने कहा ये एक बात? ये क्या कोई ऐसा फैसला जिसका आपको पता है कि आपको करना पड़ेगा तो आपने एहतियातन अपने आप यानी अपनी जान छुड़ा ली? दूसरा यानी चौथा ये है कि आपका कोई जाती मसला है, कोई जाती ऐसी चीज है जो कि सामने आ रही है, डर है, खौफ है, जान माल के जाने का खतरा वगैरह है। इस किस्म की बहस शुरू हो गई। मैं इस बहस पे नहीं पढ़ रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे ना इल्हाम होते हैं ना ही मुझे पता चलता है कि ये क्यों किसी ने ऐसा कर लिया। भाई वो जज हजरात के अपने फैसले हैं, वो सामने आ गए। मेरा ताल्लुक किससे है? मेरा ताल्लुक इससे है कि ये इस टाइम पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इस टाइम पे 2 मुअज़्ज़ज़ जज हजरात का जाना मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए ठीक नहीं है। मेरा ताल्लुक इससे है। और मैं क्या देखूंगा? मैं फैक्ट्स देखूंगा कि ये इस टाइम पे ही क्यों जा रहे हैं लोग। और मुझे एक खदशा ये है कि शायद तीसरा या चौथा जज भी शामिल ना हो, क्योंकि जो फैसले हमारे सामने आ रहे हैं उसमें इतनी गुंजाइश है बात करने की, उसमें इतनी स्पेस है ये कहने की कि जी ये आपने क्यों किए। फिर अंदरूनी खलफशार जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये एक और लम्हा फिक्रिया है कि वो कोर्ट जिसने के यानी अमन और सुकून लेके आना है पूरे पाकिस्तान में, आपकी अदालतें अमन और सुकून लेके आती हैं, इंसाफ करती हैं। अब नजर क्या आ रहा है कि आपके अपने जजेस हजरात जो हैं वो अमन और सुकून अपना तलाश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये किसी नजरियाती तौर पे होते ना ये फैसले, जो यानी 2 जज हजरात, बिल्कुल कानूनी तौर पे उनको हक है कि वो यानी इस्तीफा दें। अगर तो किसी नजरियाती तौर पे होते तो 2 बातें सामने आती, दोनों में से एक सामने आती। पहली बात कि जो वकला हैं वहां पे बैठे हुए, वो जो बाकी जज हजरात हैं, वो कहते देखिए जी ये फैसला आपने ठीक नहीं किया या हम आपके साथ हैं, हम भी इस्तीफा देते हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं देखी। हमने देखी? हमने नहीं देखी। नहीं। दूसरी बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने आओ देखा ना ताओ और साइन कर दिए। इसका क्या मतलब है? क्या सदर पाकिस्तान ये नहीं कह सकते थे कि देखिए जी आपने इस्तीफा दिया है, दोबारा सोच लीजिए? एक मिनट में ये फैसले हो रहे हैं। तो मुझे क्या नजर आ रहा है इसमें से? मुझे ये नजर आ रहा है कि आप लोगों के होंगे को जाती हिसाब किताब,
2 जज हजरात, मुअज़्ज़ज़ जज हजरात गए हैं, 2 मुअज़्ज़ज़ जज हजरात और आ जाएंगे। जो नया चीफ बनना था अक्टूबर में, जब यानी काजी फायज ईसा साहब जाते हैं तो जिन साहब ने बनना था वो चले गए, तो जो बाद में सीनियरिटी के हैं वो आ जाएंगे। इस वक्त जाने की क्या तुक थी? सही, आप थोड़ा सा वेट कर लेते, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपके इलेक्शन सर पे हैं और ये सारा इतने तनाज़ात हैं, उसमें देखिए ना, अब 2 जज हजरात आपके नहीं रहे, उनकी जगह भरी जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादती है, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है जो उन 2 जज हजरात ने की अदालती निजाम के साथ, और सुप्रीम कोर्ट पे एक बड़ा सा सवालिया निशान छोड़ के वो जा रहे हैं। एक बड़ा सा सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं कि आपके फैसलों से हम एग्री नहीं करते, और हम आइंदा जो आने वाले फैसले जो उन्होंने सोचे होंगे कि ये फैसलों में भी हमें आना पड़ेगा, तो उस डर से या फिर अपने किसी जाती ऐसी चीज से जिनका उनको खौफ है, खतरा है, और बाकी पेंशन वेंशन क्या मिलनी है मरात, मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसमें मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मैं अपने मुल्क को देख रहा हूं। बड़े लेवल पे जब आप देखते हैं ना, तो गाड़ी मिल गई, 5 मुलाजम मिल गए, क्या फर्क पड़ गया? असल चीज ये है कि आपकी जिम्मेदारी थी। और एक जो जज बनता है ना रामीन, इस वक्त की आखिरी बात, एक डॉक्टर बनता है, एक जज बनता है, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एक इंजीनियर जो है वो पूरी तालीम लेके किसी मकाम पे पहुंचता है, एक्सपीरियंस हासिल करता है। अब इस मौके पे अगर आप छोड़ेंगे आके, तो इसका मतलब यह है कि वो जो सारी मेहनत थी जो आपके मुल्क ने आप पे की, एक तो ना आप खुद जज बने, आपके मुल्क ने आपको जो फैसिलिटीज दी उसका क्या है, आपके मुल्क की जो तवक्कुआत आपसे थी उसका क्या है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जितने भी बाकी अब जज हजरात बाकी रह गए हैं, खुदा के लिए अपनी सीटों पे रहिएगा। ये 8 फरवरी या वो 3 महीने अगर ताखीर होती है सेनेट के रेजोल्यूशन के मुताबिक, इलेक्शन करा लीजिए। और उस वक्त तक अगर आपको किसी चीज का सामना करना है, बाबा आप तो इतने बड़े वकील खुद रहे हुए हैं, अपना केस भी नहीं लड़ सकते। और तो मैं ऐसे हैरान वक्त में खुसूसी तौर पे जबकि बहुत बड़े बड़े फैसले आ रहे हों सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे वक्त में इस तरह के तनाज़ात आना बहुत अनफॉर्चुनेट है। राव खालिद साहब, आपकी नज़र में ये इस्तीफे नजरियाती बुनियादों पर दिए गए हैं या फिर किसी खौफ के तहत? देखिए, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये बड़े अरसे से मसाइल का शिकार है। जस्टिस सज्जाद अली शाह को जब निकाला गया, हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के अपने मसाइल थे, उन्होंने वो कहा जाता है मुबैना तौर पर साजिश की, और रफ़ीक तारड़ साहब को कोयटा गए ब्रीफ केस लेके, और वो सारा मामलात करके उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह को अल जहाद ट्रस्ट केस की बुनियाद पे निकाल दिया कि सीनियर मोस्ट जो है ना वो होगा। तो ये बहुत सीरियस इशू है। मेरा ख्याल है अल्टीमेट आर्बिटर है ये, जिसको कहा जाता है कि खुदा के बाद लोगों की ज़िंदगी मौत का फैसला करने वाली अदालत है ये। तो उस और पूरी कौम के लिए एक कह लें कि उसको मशले राह होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, बुनियादी हकूक़ की इम्प्लीमेंटेशन, हमारी आज़ादियाँ, वो सब इन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें शुरू होगी, जैसे वो ये कह ले कि ये एक ट्रेमर चल रहे थे, अब ये आतिशफशां फट पड़ा है, अब ये लावा बह निकला है, और इसकी जद में कौन आता है और किस किस तरह से आता है। सुप्रीम देखे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जब केस हुआ ना, वो भी पॉलिटिकल बुनियादों पे था। मे भी उनके होम वो मसाइल जो बयान किए गए थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, जो रेफरेंस फाइल किया गया था, लेकिन उस वक्त जजेस इकट्ठे हो गए, वकला पीछे खड़े थे, तो उन्होंने एक नई प्रेसिडेंट सेट कर दी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिडंडेंट कर दिया उन्होंने, 9 रुकनी बेंच बैठा, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता इस तरह से। तो वो एक मिसाल चल पड़ी, जिसको उस नज़ीर को मजीद मजबूत काजी फायज ईसा के केस में किया गया। जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ गलत होगा, बिल्कुल उनके खिलाफ जो किया गया, रेफरेंस किया गया, पोलिटिकल बुनियादों पर किया गया, उस पर फिर उसको री एम्फसाइज किया गया कि नहीं जी ये केस नहीं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसको नहीं सुन सकती, ना फैसला कर सकती है। तो अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अभी तक बिल्कुल रिडंडेंट थी। काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरह से उस पर काम शुरू किया है और केसेस उठाने शुरू किए हैं, शायद वो एक्टिवेट करना चाहते हो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि पूरी तरह एक्टिवेट हो, कोर्ट उस तरह से उसके केसेस ना सुने। मज़ाहिर नकवी साहब ने अपील की, बेंच भी बन गया। हमारे यहाँ ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना प्रेसिडेंट सेट करने में, कभी तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही फैसला करेगी, कभी हम कहते हैं नहीं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कौन होती है फैसला करने वाली, कभी हम कहते हैं जी सज्जाद अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बन गए, प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट कर दिया, अल जहाद ट्रस्ट केस में आपने फैसला कर दिया नहीं सीनियर मोस्ट होगा, अब सीनियर मोस्ट हो जाएगा। अब कल को फैसला हो जाता है कि जी नहीं लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी सूबों के जो होंगे उनको बाई टर्न चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे।
तो ये किसी एक असूल नजरिए की बुनियाद पे बातें नहीं हो रही। प्रेसिडेंट आया ना कि इस्तीफा देने के बावजूद भी अभी तक वो कार्रवाई चल रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये भी एक नया प्रेसिडेंस है जी। यही है ना कि वो अच्छा, मैं इसके हक में हूँ। चले ठीक है, मैं इसके हक में हूं कि अगर कोई इस किस्म का मसला हो गया है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर एक केस आ गया है और उसमें सीरियस एलिगेशंस हैं, तो उसको प्रोब होना चाहिए और उसका नतीजा निकलना चाहिए। साकिब ये बताएं कि जो ज़लज़ला आया एक सुप्रीम कोर्ट में, अभी क्या इसके आफ्टर शॉक्स आने बाकी हैं, क्या और भी कोई इस्तीफे एक्सपेक्टेड हैं? और जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब की जानिब से इस्तीफा दिया गया उसके हवाले से क्या खबरें गर्म थी या बहुत आउट ऑफ द ब्लू ये आया सामने? जी अभी मज़ीद इस्तीफ़ों के हवाले से कोई ऐसी शुनीद नहीं है कि कोई चांस भी नहीं है कि इस्तीफ़ा आएगा। जस्टिस एजाजुल हसन साहब का इस्तीफ़ा, उसके पीछे छुपी हुई कहानी अभी भी जो है वो छुपी हुई है। अच्छा? क्योंकि जो साबिक जो जजेस हैं लाहौर के, जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, मुख्तलिफ जजेस हैं जो उनके करीबी समझे जाते थे, बल्कि जस्टिस एजाजुल हसन जो है 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी चीफ जस्टिस आए सब के राइट और लेफ्ट हैंड वो होते थे, सबसे इंपॉर्टेंट बेंचेस में वो होते थे, पनामा बेंच में वो थे, GIT बनी, इस तरह की बहुत सारी। मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।